चलो एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी बेचैन करने वाली सिचुएशन की कल्पना करते हैं। सोचो कि जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो पहली मुलाकात में ही लगता है कि सब कुछ जान लेना चाहता है। राइट, एकदम परफेक्ट कनेक्शन जैसा फील होता है शुरू में। बिल्कुल। उसे पता होता है कि कॉफी का कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज क्या हैं और किस तरह के सपने दिमाग में चल रहे हैं। शुरुआत में वो किसी को भी दुनिया का सबसे खास, सबसे स्पेशल इंसान फील करवाता है। हाँ, और शिकार होने वाले को लगता है कि उसे कोई सोलमेट मिल गया है। सही कहा। पर फिर वक्त के साथ कहानी में एक अजीब सा और बहुत ही खामोश बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे वो सामने वाले की एनर्जी, उसका आत्मविश्वास, उसके फैसले लेने की ताकत, यहां तक कि उसकी खुद की पहचान तक को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है ना। कि वो एक अजीम धोखे का शिकार हो रहा है। वो बस खुद को एक गलत और कमजोर समझने लगता है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां हमें समझना होगा कि ये सिर्फ कोई आम सैड स्टोरी नहीं है या फिर किसी बुरे रिश्ते की आम कहानी नहीं है। तो फिर साइकोलॉजी के नजरिए से ये क्या है? अगर हम इसे लॉजिकल और साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही कैलकुलेट किया हुआ खतरनाक इमोशनल ट्रैप है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो फिजिकल नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, जिनके हाथ में कोई हथियार होता है। एग्जैक्टली। पर सच तो ये है कि कुछ लोग इमोशन के प्रेडेटर्स होते हैं। इस गहरे सच को समझने के लिए हमें एफबीआई एजेंट जो नवारो के काम को देखना पड़ेगा। ओह वाओ, एफबीआई एजेंट, मतलब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने करीब 25 साल तक खतरनाक क्रिमिनल्स, उनके माइंडसेट्स और उनके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को गहराई से स्टडी किया। और इस लंबी स्टडी के दौरान उन्होंने आम लोगों के बीच छुपे एक ऐसे शिकारी को पहचाना जो फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली शिकार करता है। ये तो सच में काफी चिलिंग है। हाँ, और इस प्रेडेटरी पर्सनालिटी को साइकोलॉजी और प्रोफाइलिंग की भाषा में द नार्सिसिस्ट कहा जाता है। इनका तरीका इतना सटल और इतना जहरीला होता है कि शिकार होने वाले को आखिरी वक्त तक अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ खेला गया है। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी या किताबी बातों तक सीमित रहना नहीं है। आज हम उन रियल लाइफ एफबीआई साइंस को डीकोड करेंगे। हम उन पैटर्न्स को समझेंगे जो ऐसे लोगों की असलियत बताते हैं। सही बात है, ताकि लोग इन पैटर्न्स को पहचान सकें। हाँ, ताकि हम सब अपने आसपास के माहौल में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, इस इमोशनल ट्रैप को वक्त रहते पहचान सकें और खुद को इस प्रेडेटरी बिहेवियर से बचा सकें। तो चलो इस मिस्ट्री को थोड़ा और खोलते हैं। इस पूरे ट्रैप की शुरुआत सबसे पहले एक बहुत ही आकर्षक इल्यूजन से होती है। एक झूठे जाल से, राइट? बिल्कुल। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक ऐसे मूवी डायरेक्टर की तरह है जो खुद को ही अपनी हर स्टोरी का हीरो बनाता है। वो अपने आसपास एक ऐसी फेक कहानी घड़ता है जहां वो सबसे महान है, सबसे समझदार है और बाकी सब उसके आगे बहुत छोटे हैं। हाँ, ये ग्रैंडियोसिटी उनका सबसे पहला हथियार होती है। लेकिन देखो, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ पर। आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में या सोशल मीडिया पर हर लीडर खुद को थोड़ा बड़ा और हीरो दिखाता है। फेक इट टिल यू मेक इट का जमाना है आजकल। ये तो है, सभी थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं। तो वही ना, अगर कोई थोड़ा फेक करके प्रमोशन ले रहा है या अटेंशन ले रहा है तो उसे हम डेंजरस इमोशनल ट्रैप क्यों बोल रहे हैं? ये तो आज के वक्त में बस एक सर्वाइवल टैक्टिक लगता है। इसमें आम ओवर कॉन्फिडेंस और एक प्रेडेटर होने में क्या फर्क है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है। कॉर्पोरेट दुनिया का फेक इट टिल यू मेक इट और एक इमोशनल प्रेडेटर की ग्रैंडियोसिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक आम इंसान जिसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस है, वो फिर भी रियलिटी से जुड़ा होता है। उसे अंदर से पता होता है कि वो कहाँ एग्जैजरेशन कर रहा है। राइट, उसे अपनी औकात पता होती है दिमाग के किसी कोने में। बिल्कुल। पर जॉन नवारो की प्रोफाइलिंग के मुताबिक इन लोगों के अंदर जो चीज होती है उसे साइकोलॉजी में अनरियलिस्टिक सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस कहते हैं। इन्हें सच में अपनी आत्मा की गहराई में ये लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनके आसपास घूमती है। यानी इनका ईगो बिल्कुल आउट ऑफ टच विद रियलिटी होता है। 100%। हर कॉन्वर्सेशन, हर सिचुएशन में उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना ही होता है। और जो आपने मूवी डायरेक्टर वाली एनालॉजी की बात की ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक आम डायरेक्टर जब देखता है कि उसकी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही तो वो स्क्रिप्ट बदलता है। पर ये लोग रियलिटी को ही बदलना चाहते हैं। सही पकड़ा। जब इन्हें वो स्पॉटलाइट या वो अटेंशन नहीं मिलती जो ये अपना हक समझते हैं, तब इनका असली चेहरा सामने आता है।
इनका रिएक्शन किसी आम एरोगेंट इंसान की तरह सिर्फ मुंह फुला लेना नहीं होता। तो फिर ये रिएक्ट कैसे करते हैं ऐसी सिचुएशन में? ये डायरेक्टली सामने वाले की सेल्फ वर्थ पर अटैक करते हैं, उसे डिमीन करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया हो। उनका ईगो रियलिटी से इतना डिटैच्ड होता है कि वो झूठी कहानियां बनाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। सिर्फ खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए। हाँ, और सामने वाले को इन्फीरियर दिखाने के लिए। इनका सर्वाइवल किसी गोल को अचीव करने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपने से नीचे रखने में होता है। समझ गया। यानी एक नॉर्मल ओवर कॉन्फिडेंट इंसान खुद को आगे बढ़ाता है, पर ये लोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सबको अपनी कहानी का साइड कैरेक्टर या विलेन बना देते हैं। एग्जैक्टली। और जब कोई इंसान खुद को ही दुनिया का अकलौता सेंटर मान लेता है, तो वहां से दूसरा साइन निकल कर आता है। हाँ, और जब वही सेंटर है तो उसकी कहानी में किसी और के एहसास, किसी और की फीलिंग्स या दर्द की तो कोई जगह ही नहीं बचती होगी। बिल्कुल नहीं बचती। और यहां से इस प्रेडिटरी पैटर्न का शायद सबसे दर्दनाक साइन सामने आता है। लेकिन इस थ्योरी को मैं एक बहुत ही विसरल और सीरियस इमोशनल सिनेरियो में रखकर देखना चाहता हूँ। सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहां एक इंसान का पार्टनर बहुत बुरी तरह बीमार हो गया है, उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया है या वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन। हाँ, तो एक आम इंसान ऐसी सिचुएशन में एम्पैथी दिखाएगा। वो दुख महसूस करेगा, रातों की नींद गंवा देगा और मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। पर ऐसे वक्त में एक नार्सिसिस्ट का दिमाग किस तरह काम करता है, वो इस दर्द को कैसे प्रोसेस करते हैं? यही वो एग्जैक्ट बिहेवियर है जहां एक नॉर्मल इंसान और एक इमोशनल प्रेडिटर के बीच की दीवार बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकता है। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बताइए। FBI प्रोफाइलिंग में इसे लैक ऑफ एम्पैथी कहते हैं, यानी एहसास की पूरी तरह एकदम 100% कमी। वह सच में? जब कोई दर्द में होता है, बीमार होता है या किसी गहरी तकलीफ से गुजर रहा होता है, तो इनका दिमाग इस तरह वायर्ड ही नहीं होता कि वो सामने वाले का दर्द महसूस कर सके। वेट, सच में? उन्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता? नहीं लगता। उनका पहला थॉट ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को तकलीफ हो रही है। उनका पहला और आखिरी थॉट होता है, अब मेरा काम कौन करेगा। ओह वाओ, ये तो बहुत ही कोल्ड और डार्क है ना? या फिर वो सोचते हैं कि इसकी इस अजीब सी बीमारी की वजह से मेरे रूटीन में क्या इनकन्वीनियंस आने वाली है, मेरे प्लान्स कैसे खराब होंगे। जो नवारो ने अपनी किताबों में ऐसे इंटेरोगेशंस का जिक्र किया है जहां क्रिमिनल्स को अपने किए पर इसलिए अफसोस नहीं था कि किसी की जान चली दी। तो फिर किस बात का अफसोस था उन्हें अफसोस इसलिए था क्योंकि क्राइम सीन पर उनके अपने महंगे कपड़े खराब हो गए थे। एक नार्सिस के दिमाग में बाकी लोग इंसान होते ही नहीं है, वो उन्हें सिर्फ एक यूटिलिटी यानी एक टूल की तरह देखते हैं। एक इस्तेमाल करने वाली चीज की तरह। एकदम, एक ऐसी चीज जिसका वजूद सिर्फ इसलिए है ताकि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। जब वो टूल बीमार पड़ता है या ठीक से काम नहीं करता तो इन्हें दुख नहीं होता, इन्हें गुस्सा आता है। यह पूरा कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प और उतना ही परेशान करने वाला है। अगर दूसरे लोग सिर्फ एक यूटिलिटी बनकर रह जाएं, एक वैक्यूम क्लीनर या एक गाड़ी की तरह जिसे बस चलाना है, तो रिलेशनशिप्स का पूरा पैटर्न ही ध्वस्त हो जाता है। प्यार और दोस्ती का तो पूरा मतलब ही खत्म हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, ऐसे कनेक्शन को तो मैं रिलेशनशिप कहूंगा ही नहीं। ये तो सीधा सीधा एक पैरासाइट या एक वन वे ट्रांजैक्शन बन जाता है। ऐसा इंसान रिलेशनशिप में कभी अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, ना इमोशंस, ना वक्त। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, वो सामने वाले का टाइम, उसकी इमोशनल एनर्जी, उसकी मेहनत, उसकी लॉयल्टी, सब कुछ आखिरी बूंद तक निचोड़ लेता है। जैसे गन्ना निचोड़ने वाली मशीन होती है, और जब रस निकल जाता है तब क्या होता है? ये साफ तौर पर इस प्रोफाइल का तीसरा सबसे खतरनाक पहलू है, जिसे प्रोफाइलिंग में टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स कहा जाता है, यानी लोगों का पूरी तरह रूथलेसली इस्तेमाल करना। तो इस यूटिलिटी वाली सोच का एंड रिजल्ट वही होता होगा कि वो बस यूज करके फेंक देते होंगे। सही कहा। जिस तरह हम किसी भी आम चीज या मशीन को इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो ठीक चलती है, वैसा ही इनका अपने आसपास के लोगों के साथ नजरिया होता है। पर FBI और साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि इस एक्सट्रैक्शन गेम का सबसे ब्रूटल हिस्सा शुरुआत में नहीं आता।
तो कब आता है ये ब्रूटल हिस्सा? ये अंत में सामने आता है, जब उस इंसान का फायदा खत्म हो जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां एक एम्प्लॉय ने किसी नार्सिस्टिक बॉस के लिए सालों तक खून पसीना एक किया। हाँ, ऑफिस में ऐसी सिचुएशंस आम होती है। जब तक वो काम आ रहा था, बॉस उसे बेस्ट टीम मेंबर कहता था। पर जिस दिन उस एम्प्लॉय ने अपनी कोई जरूरत सामने रखी या उसमें आगे और निचोड़ने के लिए एनर्जी नहीं बची, तो वो बॉस बिना किसी गिल्ट के उसे फायर या रिप्लेस कर देगा। बिना किसी पछतावे के। एकदम बिना किसी पछतावे के। उनके लिए ये किसी इंसान से रिश्ता टूटना नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक पुराने घिस चुके टूल को एक नए चमकदार टूल से बदलना होता है। उनके चेहरे पर ऐसी सिचुएशंस में एक ऐसी ठंडी बेरुखी होती है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को हैरानी में डाल सकती है। इन सब बातों से पूरी पिक्चर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन ध्यान दिया जाए तो इस पूरे साइकोलॉजिकल मेकअप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप किस कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं? एक ऐसी बात जो लॉजिक के हिसाब से आपस में टकराती है। देखो, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इनका ईगो इतना बड़ा होता है, ग्रैंडियोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये खुद को हीरो मानते हैं। राइट, अनरियलिस्टिक सेल्फ इम्पोर्टेंस। हाँ, पर दूसरी तरफ कहा जाता है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा डर भी छुपा होता है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत बातें एक साथ किसी एक इंसान के दिमाग में कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, और ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। पर अगर उन्हें सच में पूरी तरह लगता है कि वो इतने महान हैं, तो उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई इनकी आलोचना कर दे? क्या होगा अगर कोई उनकी गलती उन्हें साफ साफ दिखा दे, या कोई उन्हें डायरेक्टली उनके मुंह पर एक छोटा सा सिंपल सा नो बोल दे? एक सच्चा महान इंसान तो क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली लेता है ना। यही वो पॉइंट है जहां इनकी महानता का वो आकर्षक इल्यूजन पूरी तरह से टूटने लगता है। और यहीं से आता है चौथा साइन और सबसे बड़ा रिवीलिंग फैक्टर, जिसे एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म कहते हैं। यानी आलोचना से बहुत ज्यादा डर लगना। बिल्कुल। देखिए, एक सच्चा आत्मविश्वास हमेशा सॉलिड होता है, अंदर से मजबूत, पर एक बड़ा और नकली ईगो हमेशा सबसे फ्रजाइल, सबसे नाजुक होता है। वो सच्चाई का या किसी भी माइनर आलोचना का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर इनको कोई नो बोल दे तो क्या होता है? एक सिंपल ना या एक छोटी सी गलती का पॉइंट आउट होना उनके दिमाग में एक हेल्दी डिबेट की तरह प्रोसेस नहीं होता। वो इसे एक पर्सनल अटैक, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखते हैं। और जब इनका ये फ्रैजाइल ईगो चैलेंज होता है, तब उनके अंदर एक पैनिक ट्रिगर होता है। और इस पैनिक का नतीजा क्या निकलता है? इस पैनिक से बचने के लिए वो एक बहुत ही जहरीला डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करते हैं, जिसे हम गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटिंग एकदम से शुरू नहीं होती, ये बहुत सटल तरीके से काम करती है। गैसलाइटिंग के बारे में सुना तो बहुत है, पर ये असल में दिखती कैसी है? जब कोई इनकी गलती हाईलाइट करता है, तो ये सिचुएशन को इस तरह ट्विस्ट करते हैं कि सच्चाई का आकार ही बदल जाए। वो शुरू करेंगे ऐसी बातों से जैसे तुम्हारी मेमोरी ठीक नहीं है, या मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, तुम खुद चीजें इन्वेंट कर रहे हो। यानी सीधा सामने वाले की रियलिटी को ही झुठला देना। एग्जैक्टली। वो सामने वाले इंसान को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, बातों को इतना घुमाते हैं कि सामने वाला खुद को ही गिल्टी, ओवर सेंसिटिव और गलत मानने लगता है। वो सामने वाले की रियलिटी और उसके दिमाग पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये सब ताकि उनका फेक ईगो बचा रहा है। हाँ, ताकि उनका महान होने का जो नकली ताज है वो उनके सर पर बिल्कुल सेफ रहे और उन्हें सच्चाई का आईना ना देखना पड़े। ये गैसलाइटिंग वाला हिस्सा सच में किसी खतरनाक थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, क्योंकि ये सीधा इंसान के दिमाग से खेलता है, उसकी आत्मा को तोड़ता है। कोई इंसान अगर अपने ही दिमाग पर भरोसा करना छोड़ दे तो उससे बड़ा हथियार डालना क्या होगा? ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन सोचो, ये सारी मेहनत, इतनी सारी मैनिपुलेशन, दूसरों को इतनी बुरी तरह यूज करना, अपने ही करीबी लोगों को गैसलाइट करके उन्हें पागल और लाचार महसूस करवाना, आखिर ये सब किस भूख को मिटाने के लिए होता है? उस भूख का भी एक नाम है साइकोलॉजी में। इस पूरे पैटर्न को मैं एक ऐसी बाल्टी से जोड़कर देखता हूं जिसके बॉटम में एक बहुत बड़ा छेद है। उस बाल्टी में चाहे कितना भी पानी डालो, चाहे कितना भी वक्त, प्यार, तारीफ और वैलिडेशन डालो, वो बाल्टी कभी भरती ही नहीं। वाह, ये बाल्टी वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली इस बिहेवियर को डिफाइन करती है। हाँ, पानी हमेशा उस छेद से निकल जाता है और वो बाल्टी हमेशा खाली और प्यासी ही रहती है। इनका भी यही हाल है ना? सही कहा। यहीं से पांचवा और आखिरी बड़ा साइन निकलता है, कॉन्स्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन। यानी वैलिडेशन की एक ऐसी एडिक्शन जिसका कोई इलाज नहीं। एक नार्सिसिस्ट का अंदर का इमोशनल सिस्टम
कभी भी भरा हुआ, मुकम्मल या शांत महसूस नहीं करता। तो उन्हें हर वक्त किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। उस छेद वाली बाल्टी की तरह उनकी भूख कभी नहीं मिटती। उन्हें सिर्फ खुशी के मौकों पर नहीं, बल्कि हर रोज सर्वाइव करने के लिए तारीफ चाहिए, एब्सोल्यूट अटेंशन चाहिए। ये उनके लिए कोई लग्जरी या एक आम चाहत नहीं है, बल्कि ये उनकी ऑक्सीजन है। बिल्कुल जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी करेंसी है। इनकी पूरी लाइफ इस करेंसी को इकट्ठा करने के आसपास घूमती है। और इसका सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब ये करेंसी किसी और की तरफ मुड़ जाती है। मतलब अगर महफिल में किसी और को तारीफ मिलने लगे। हाँ, मान लीजिए किसी वर्कस्पेस में किसी और इंसान ने कुछ अच्छा किया और स्पॉटलाइट उस पे चली गई। ये बात इनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है। तो फिर ऐसे में वो क्या करते हैं? उनके अंदर ऐसी जलन पैदा होती है कि उनकी पूरी कोशिश होती है उस दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की, उसके काम में खौट निकालने की, ताकि सारी अटेंशन वापस घूमकर उन्हीं की तरफ आ जाए। वो किसी और की सक्सेस को सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। तो इस पूरे चक्रव्यूह का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? जब हमें इस बीमारी, इस प्रेडेटर के दिमाग का मैकेनिज्म और इसके साइंस का पूरा पैटर्न इतनी अच्छी तरह समझ आ गया है, तो अगला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल कदम यही है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। पर इस तरह के इमोशनल प्रेडेटर से बचने का तरीका क्या है? मैं एक आम इंसान के नजरिए से सोच रहा हूँ। क्या किसी तरह का पूरा प्यार, बहुत सारा पेशेंस या उन्हें बैठकर आराम से समझाने से इन लोगों को चेंज किया जा सकता है? लोग अक्सर यही सोचते हैं, पर रियलिटी अलग है। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई उम्मीद की किरण है कि हम उन्हें इस भोलेपन और प्यार से ठीक कर सकें, उन्हें एक बेहतर इंसान बना सकें? जो नवारो और FBI की सालों की बिहेवियरल प्रोफाइलिंग की एडवाइस इस मामले में बिल्कुल ब्लंट, क्लियर और प्रैक्टिकल है। उनका साफ कहना है कि इन्हें चेंज करने की या इन्हें ठीक करने की कोशिश पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। वेट, सच में कोई उम्मीद नहीं है उनको ठीक करने की? नहीं, क्योंकि एक सच्चा नार्सिसिस्ट अपने कोर नेचर में कभी चेंज नहीं होता। देखिए, चेंज होने के लिए किसी भी इंसान को पहले ये मानना पड़ता है कि उसमें कोई कमी है। और एक नार्सिसिस्ट अपनी ग्रैंडियोसिटी में ये कभी मानेगा ही नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि वो तो खुद को पहले ही परफेक्ट और हीरो मानते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई आम इंसान उन्हें बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ समझाने की कोशिश भी करे ना, तो वो उससे भी आलोचना या पर्सनल क्रिटिसिज्म मान लेंगे और तुरंत गैसलाइटिंग शुरू कर देंगे। तो फिर बचने का क्या रास्ता है? ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए? इसलिए एकमात्र सलूशन जो एक्चुअली काम करता है वो है बाउंड्रीज सेट करना। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनानी पड़ती है। सबसे जरूरी काम ये करना होता है कि उन्हें वो रिएक्शन, वो अटेंशन और वैलिडेशन देना पूरी तरह बंद करना पड़ता है जिस पर वो सरवाइव करते हैं। यानी उनकी ऑक्सीजन ही कट ऑफ कर देना। सही बात। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है ग्रे रॉक मेथड। उनके आगे बिल्कुल एक बोरिंग ग्रे रॉक यानी एक पत्थर की तरह बिहेव करना पड़ता है। कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देना होता। ओह, मतलब उन्हें एक्साइट या गुस्सा कुछ मत होने दो, बस डल रहो। बिल्कुल। जब उनका फ्यूल यानी वो इमोशनल रिएक्शन मिलना बंद हो जाता है तो वो बाल्टी पूरी तरह खाली हो जाती है और वो खुद ही किसी नए शिकार की तलाश में दूर हटने लगते हैं। ये सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है। चलो, अब वक्त है इन सारी गहरी बातों को एक बार रैप अप करने का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में पूरी तरह लॉक हो जाएं। आज हमने एक इमोशनल प्रेडेटर की प्रोफाइल के 5 क्लियर साइंस को डिकोड किया है। हाँ, और ये पांचों साइंस बहुत क्रूशल हैं। पहला साइन, फेक ग्रेटनेस और अनरियलिस्टिक इंपॉर्टेंस, जहां वो खुद को हर कहानी का हीरो और बाकियों को साइड कैरेक्टर मानते हैं। दूसरा साइन, नो एम्पैथी, जहां उनके दिमाग में बाकी लोग इंसान नहीं, सिर्फ यूटिलिटी होते हैं। सही जा रहे हैं आप। तीसरा साइन है यूजिंग पीपल, रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन का जरिया मानना और बिना पछतावे के लोगों को रिप्लेस करना। चौथा साइन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसका डायरेक्ट नतीजा गैसलाइटिंग और सामने वाले की रियलिटी को धुंधला करना होता है। और पांचवा साइन वो छेद वाली बाल्टी थी। बिल्कुल। पांचवा साइन, वैलिडेशन एडिक्शन, यानी एक ऐसी खाली बाल्टी जहां कभी कोई तारीफ काफी नहीं होती। इन साइंस को वक्त पर पहचानना और उन पैटर्न्स को एनालाइज करना ही किसी को भी सिक्योर करने का सबसे पहला कदम है। हाँ, और किसी बड़े इमोशनल जाल से आजाद होने का सबसे पावरफुल रास्ता भी यही है। ये बिल्कुल ठीक समरी थी। इन साइंस की जानकारी होना, इस पैटर्न को दूर से देख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जानकारी सच में किसी को भी शिकार होने से बचा सकती है।
बिल्कुल बचा सकती है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक और नया, थोड़ा मिस्टीरियस और बेचैन करने वाला थॉट छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसी बात जिस पर आगे जरूर सोचना चाहिए। मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बताइए क्या है वो थॉट। देखिए, एक नार्सिसिस्ट को पहचानना और उनसे बचना जरूरी तो है। उनके अपने एक सेट पैटर्न्स होते हैं जिन्हें एक वक्त के बाद प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या इस दुनिया में इनसे भी ज्यादा डेंजरस लोग एग्जिस्ट करते हैं? इनसे भी ज्यादा डेंजरस? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसे लोग जिनका मूड पल भर में इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है कि सामने वाले की पूरी जिंदगी को वो एक ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर बना देते हैं जहां अगले पल क्या होने वाला है ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ये तो सच में खौफनाक लग रहा है। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ द इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी की। नार्सिसिस्ट को तो फिर भी उनके एरोगेंस के पैटर्न से पहचाना जा सकता है, पर जहां इंस्टेबिलिटी और केओस ही नियम बन जाए, वहां सबसे समझदार पैटर्न भी धोखा दे जाते हैं। ओह वाओ ये तो साइकोलॉजी का एक बिल्कुल ही अलग और डार्क चैप्टर लग रहा है ना? इस डीपर रैबिट होल के बारे में, उस केओटिक माइंड के बारे में थोड़ा आगे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। ये साइकोलॉजी की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाला थॉट है, और मुझे लगता है कि ऐसी ही डीपर अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी मेंटल और इमोशनल बाउंड्रीज को और स्ट्रांग बना सकते हैं। स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट।